यूनिट थर्ड लेसन वन सॉलिड स्टेट जो हम पढ़ रहे हैं, आज हम उसमें पढ़ेंगे ब्रैग्स इक्वेशन के बारे में। ब्रैग्स समीकरण क्या होता है जानेंगे, और ब्रैग्स समीकरण का उपयोग हम सॉलिड स्टेट में सॉलिड की स्ट्रक्चर को पता करने के लिए करते हैं। किस तरीके से हम अज्ञात ठोस की संरचना को हम ब्रैग्स इक्वेशन को यूज़ करके पता लगा सकते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन करके हम सॉलिड स्टेट की स्ट्रक्चर को पता करने के लिए काम में लाते हैं। एक्सरे विवर्तन एक ऐसा उपयोग है जिसके द्वारा हम सॉलिड की स्ट्रक्चर को पता करेंगे। इसमें हम जो प्रिंसिपल यूज़ करते हैं वो प्रिंसिपल है हमारा इंटरफेरेंस का, व्यातिकरण का है। फिज़िक्स का जो इंटरफेरेंस का कंसेप्ट है, जो प्रिंसिपल है, वो हम इसमें यहाँ पर यूज़ करते हैं। इसमें हम जो लाइट यूज़ करते हैं वो कौन सी रे यूज़ करते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट। जनरल लाइट को जब हम फिल्टर के थ्रू पास कर देते हैं, सारी वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर देता है, केवल एक ही कलर की वेव्स को आगे जाने देता है, तो इस तरीके की लाइट को हम मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। पॉइंट सोर्स जो होता है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स होता है। वहाँ से हम किसी भी लाइट को स्लिट से पास करके पॉइंट सोर्स के रूप में यूज़ करके उसको काम करते हैं। जब हम फिज़िक्स में लाइट का इंटरफेरेंस का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो हमें पता है कि दो तरीके का इंटरफेरेंस होता है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी और विनाशी। ठीक है, दो तरीके के व्यातिकरण होते हैं, संपोषी और विनाशी। ये दोनों क्या होता है, ये हम यहाँ डायग्राम के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। इस डायग्राम में देखो, दो वेव्स आ रही है। ये दो वेव जो हम पहला वाला डायग्राम है, S1 और S2 दो पॉइंट सोर्स है जहाँ से वेव आ रही है। S1 से जो वेव जा रही है वो इस तरीके से जा रही है। देखो, S2 से जो वेव जा रही है उसको इतना पाथ ज़्यादा चलना पड़ा, ये वाला पाथ, फिर ये जा कर के S1 की वेव के बराबर होगी। वेव 1 और वेव 2 में पाथ का डिफरेंस कितना है, जितना हमने यहाँ पर इससे बता रखा है, इतना पाथ का डिफरेंस है। ये पाथ का डिफरेंस दो तरीके से हो सकता है। पाथ डिफरेंस के बाद दोनों वेव अगर सेम डायरेक्शन में चल रही, दोनों ऊपर दोनों नीचे, इस तरीके से, तब इस तरीके के इंटरफेरेंस को दोनों का जो पर्सनल वाला है वो नीचे वाला और ऊपर वाला, ये जब दोनों आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और इस तरीके से वेव बनती है। दूसरा जो होता है विनाशी व्यातिकरण जो होता है, उसमें आप देखो, पहली वेव और दूसरी वेव दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। पहली वेव नीचे आ रही है, दूसरी वेव ऊपर जा रही है। पहली वेव ऊपर जा रही है, दूसरी वेव नीचे आ रही है। ये यहाँ आई तो ये यहाँ आई, ये ऊपर गई, ये नीचे, मतलब यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन सेम था, दोनों सेम फेस में चल रही थी। यहाँ दोनों का डायरेक्शन अलग है, दोनों अलग अलग फेस में चल रही है, अलग अलग डायरेक्शन है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक इस तरीके से जा रही है, दूसरी इस तरीके से जा रही है। उस केस में एक दूसरे का विनाश करेगी। तो इस व्यातिकरण को हम बोलते हैं विनाशी व्यातिकरण, और इस वाले व्यातिकरण को हम बोलते हैं संपोषी व्यातिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड दिस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो उसका एम्पलीट्यूड वेव का बढ़ जाता है और हमें उसके लिए ब्राइट स्पॉट मिलता है। अगर विनाशी व्यातिकरण होगा तो हमें उसकी जगह दोनों एक दूसरे का विनाश कर दिया, कोई वेव नहीं आई, यानी वहाँ पर कोई भी ब्राइट स्पॉट नहीं बनेगा, ये ब्राइट स्पॉट बनाता है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो हमारा डार्क स्पॉट बनाता है। तो फिजिक्स ये कहती है कि अगर दो में संपोषी व्यातिकरण होता है तो उसके लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, ये हम देखेंगे यहाँ पर। फिजिक्स ये कहती है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दो वेव के बीच का पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होना चाहिए। एन लैम्डा है तो दोनों सेम फेस में चलेगी और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी। तो हम ये कंसेप्ट यूज़ करेंगे हमारे सॉलिड स्टेट के स्ट्रक्चर को पता करने के लिए। ये साइंटिस्ट ब्रैग्स ने यूज़ किया था, इन्होंने जिंक सल्फाइड यूज़ किया था और फिर उससे आने वाले रिजल्ट को फोटोग्राफिक फिल्म पर रिकॉर्ड किया था। तो इससे उन्होंने हमारे लिए ब्रैग्स इक्वेशन दी थी जो हम अभी पढ़ रहे हैं। हम सॉलिड में क्या जानते हैं, इन्होंने कौन सा क्रिस्टल यूज़ किया? जिंक सल्फाइड का क्रिस्टल यूज़ किया। सभी लैटिस पॉइंट एक प्लेन में अरेंज होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? लैटिस प्लेन। दो लैटिस प्लेन के बीच का डिफरेंस, ये जो हमने यहाँ बता रखा है, ये हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं।
यहाँ पर हम एक्सरे क्रिस्टल से आने एक्सरेज को गिराएंगे, क्रिस्टल से डिफ्रैक्शन होगा, डिफ्रैक्शन के पैटर्न को स्टडी करेंगे और उससे हम क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को पता करेंगे। जस्ट हैव अ लुक हेयर। हम यहाँ से ब्रैग्स इक्वेशन को अच्छी तरीके से समझेंगे। ये हमारा एक लैटिस प्लेन है, ये हमारा दूसरा लैटिस प्लेन है। इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमने किससे लिखा? डी। डी इज द सेपरेशन बिटवीन लैटिस प्लेन। यहाँ पर 3 वेव्स आती हुई आपको दिख रही है। पहली वेव आ रही है ए, दूसरी वेव है बी और तीसरी वेव है सी। ये तीनों वेव जब इस क्रिस्टल पर गिरती है, जब वेव ए पॉइंट ओ पर पहुंचती है तो इसे पॉइंट ओ पर एक लैटिस पॉइंट मिलता है, जिससे टकरा कर ये परावर्तित हो जाएगी और इस डायरेक्शन में चली जाएगी। जब रे ए ओ पर पहुंची तब तक रे बी एल पर पहुंची, लेकिन अभी इसे कोई लैटिस पॉइंट नहीं मिला है कि परावर्तित हो जाए, इसलिए ये कंटिन्यू करती है, एल से आगे चलती रहती है। पॉइंट एन पर जा कर के इसे लैटिस पॉइंट मिलता है, ये वहाँ से टकरा करके परावर्तित हो जाती हैं और इस डायरेक्शन में जाती है। इसी तरीके से रे सी भी आगे चल करके परावर्तित होगी। हम कंपैरिजन के लिए 2 रे को कंपेयर करेंगे, रे ए एंड रे बी। देखो, रे ए जब पॉइंट ओ पर पहुंची थी तब रे बी हमारी एल पर पहुंची, फिर रे बी को एम तक चलना पड़ा, फिर रे बी को एल से एम तक आना पड़ा, तब जाकर के रे ए के बराबर हुई। यानी हम कहना क्या चाहते हैं कि रे ए जो है, रे ए केवल ए, ओ और डी पर चली गई। ए से आई, ओ पर परावर्तित हुई और डी पर चली गई। जब हम रे बी की बात करते हैं तो रे बी में क्या हुआ? ये एल पर पहुंची, फिर एन पर पहुंची, फिर एम पर पहुंची। तो रे ए के कंपैरिजन में रे बी को कितना ज़्यादा चलना पड़ा? एल एन प्लस एन एम, फिर जाकर के रे ए के बराबर हुई। तो पाथ डिफरेंस ए और बी के बीच का कितना हुआ? एल एम प्लस एन एम। ये पाथ डिफरेंस हमारे लिए क्या कहलाएगा, जो हम संपोषी व्यातीकरण के लिए पढ़ेंगे कि किसके बराबर होना चाहिए? एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए। ये एल एन और एन एम कितना है, ये हम नेक्स्ट इक्वेशन से पता करेंगे। देखो, यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल बना हमारे पास। कौन सा ट्राइंगल बना? देखो, एल ओ एन, ठीक है, एल ओ एन। यहाँ पे जो थीटा है, ये जो थीटा है इसे हम बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल, स्पर्शी कोण, यही थीटा यहाँ पर आया। तो एल ओ एन ट्राइंगल से हम डिस्टेंस निकालेंगे एल एन का। तो एल एन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ओ एन साइन थीटा। ओके, साइन थीटा क्या हो जाएगा? दिस अपॉन दिस। तो एल एन किसके बराबर हो जाएगा? ओ एन साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। देखो, मैं आगे आपको इसको डेरिवेशन में बताती हूँ। ये देखो, ओ एल एन जो हमने बात कही थी, ओ एल एन से हमारे पास साइन थीटा क्या आ गया? एल एन अपॉन ओ एन। तो एल एन क्या हो गया? ओ एन साइन थीटा। ओ एन दो के बीच का डिस्टेंस था, कितना था? डी। तो ये किसके बराबर हो गया? एल एन इजिकल टू डी साइन थीटा। जितना एल एन है उतना ही एन एम है, तो जितना एल एन डी साइन थीटा है तो एन एम भी डी साइन थीटा हुआ। तो दिस प्लस दिस कितना हो गया? एल एन प्लस एन एम किसके बराबर हो गया? 2d साइन थीटा। तो हमने क्या लिखा? एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। ये इक्वेशन हमारी कहलाती है ब्रैग्स समीकरण। एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा एज अ ब्रैग्स इक्वेशन। ठीक है, ये किसके प्रिंसिपल पर बेस्ड है? ये हमारे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के फिजिक्स के प्रिंसिपल पर बेस्ड है और इससे हम क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं। अब इसके बेस पर देखो, थीटा क्या हो गया? थीटा हो गया साइन इनवर्स एन लैम्डा अपॉन 2d। फर्स्ट ऑर्डर है तो n इज़ 1, सेकंड ऑर्डर है तो n इज इक्वल टू 2, थर्ड ऑर्डर है तो n इज इक्वल टू 3। तो अगर हमें d पता करना है, आपको वेवलेंथ पता है और ग्लांसिंग एंगल पता है, तो हम क्रिस्टल के लिए d पता कर सकते हैं। डी पता होगा तो हम आगे क्रिस्टल का स्ट्रक्चर भी पता कर सकते हैं। ये हम नेक्स्ट स्टेप में जानेंगे कि किस तरीके से डी पता होने पर हमें क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पता लगता है। हमने क्या कहा? एक्सरे डिफ्रैक्शन को यूज़ करके हमने ब्रैग्स समीकरण निकाला। ब्रैग्स समीकरण हमारे पास क्या है? एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एन लैम्डा अपॉन 2d आता है।
तो लैम्डा एंड डी अगर हमें पता हो तो वी कैन कैलकुलेट डी, लैम्डा एंड थीटा हमें पता हो तो वी कैन कैलकुलेट द स्पेसिंग बिटवीन द लैटिस प्लेन। थैंक यू।